नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में हूँ मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूँ अंबिकापुर के कला केंद्र में। मेरे पीछे जो जनसमूह देख रहे हैं शिक्षक हैं और आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की जो युक्तिकरण की प्रक्रिया है उसमें जो विवाद आया है, उसमें जो विसंगति आई है, उस विसंगतियों को लेकर उनके मन में आक्रोश है, उसको लेकर आज ये पूरे प्रदेश में ज्ञापन दे रहे हैं। मुख्य रूप से इस बार जो मोर्चा अगुवाई कर रहा है उसमें टीचर एसोसिएशन है, सहायक शिक्षक फेडरेशन है, नवीन शिक्षक संघ और शालेय शिक्षक संघ मिलकर मोर्चा बनाया और उस मोर्चे को कई शिक्षक संगठनों का समर्थन भी है। और आज मोर्चा यहाँ के जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। जैसा कि आपको मालूम है, युक्तिकरण की प्रक्रिया जो चल रही है इसमें कई खामियां और उन खामियां सबको पता हो गई है। आइए चर्चा करते हैं इनसे कि इसमें और कुछ जो विसंगतियां हैं वो क्या है। सर, पहले शॉर्ट में बताएंगे कि जो विसंगतियां आई है, बड़ी विसंगति इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या दिखाई दे रही है? सबसे ज़्यादा जो 2008 का सेटअप था, जिस आधार पर भर्तियां और नियुक्तियां, पदोन्नति, स्थानांतरण सारे कुछ हुए हैं पहले, तो उस सेटअप को दरकिनार करते हुए नया सेटअप लागू कर दिया गया है। जबकि सेटअप बदला जाता है तो उसकी एक विधिवत प्रक्रिया होती है, राजपत्र में प्रकाशन होता है। तो ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ और उसे कम कर दिया गया। मिडिल स्कूलों में एक शिक्षक, पहले 1 और 4-5 की व्यवस्था थी, अब 4 कर दिया गया उसे। और प्राइमरी स्कूलों में 1 प्रधान पाठक और 2 शिक्षक, तो 3 की थी और 3 के, तो अमूमन स्कूलों में लगभग 1 शिक्षक और कम हो जा रहे हैं। अब एक मतलब 2 ही रह जाएंगे उसमें। सेटअप की बात आ रही है तो जैसा कि मालूम है कि 2013-14 में आप लोग का अतिशेष का युक्तिकरण हुआ था। उस दौरान विषय विशेषज्ञ शिक्षक नहीं मिले थे। तब की स्थिति में 15 या 1 महीने का किसी को प्रशिक्षण दिया गया था विषय विशेषज्ञ शिक्षक को मानने के लिए। जैसे कोई गणित का था तो उसको हिंदी का दे दिया गया, हिंदी को गणित की ट्रेनिंग दी गई थी। क्या वो लोग भी इस अतिशेष में शामिल हैं? जी, वो शिक्षक भी अतिशेष में शामिल थे। सिर्फ उनसे विकल्प भरवाया गया था कि यदि हम उस विषय के नहीं हैं लेकिन उस विषय का अध्यापन कर सकते हैं, तो वो कोई विधि सम्मत निर्णय नहीं था, वो एक वैकल्पिक व्यवस्था थी। और वो शिक्षक भी आज अतिशेष हैं, अतिशेष में शामिल है। बिल्कुल जी सर, आज जो प्रक्रिया हो रही है इसमें प्रधान पाठक कैसे प्रभावित हो रहा है? देखिए, प्रधान पाठक 2-3 एंगलों से प्रभावित हो रहे हैं। सबसे पहले तो इसमें जो स्कूलों को मर्ज करने की प्रक्रिया है कि अगर दर संख्या कम है या एक ही परिसर में शालाएँ संचालित हैं, प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला या प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल, तो इन सबको मर्ज किया जा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि 2 प्राथमिक शालाओं को अगर मर्ज किया जाता है, 1 कर दिया जाता है, तो उसमें से 1 प्रधान पाठक अतिशेष होंगे, क्योंकि एक संस्था में 1 ही प्रधान पाठक कार्यरत रह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आधे से अधिक प्रधान पाठक जो हैं वो प्रभावित होंगे, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के, जिनके लिए अलग से स्कूल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उनको अतिशेष के तौर पर चिन्हांकन करना हो जाएगा, उनका चिन्हांकन ना चाहते हुए भी। तो प्रधान पाठक इसमें बहुत हद तक प्रभावित हो रहे हैं। क्या नियम कहता है जो प्रधान पाठकों के दायित्व कहते हैं, अगर उसको पढ़ाने के लिए कहा जाए, क्योंकि प्रशासनिक पद होता है या एकेडमिक पद होता है, ये शैक्षणिक पद होता है? ये देखिए, छत्तीसगढ़ शासन का एक आदेश प्रसारित हुआ था जिसमें प्रधान पाठक को प्रशासनिक पद बताया गया है। अच्छा। ठीक है, प्रशासनिक पद होने के साथ साथ कुछ सालों पहले एक और आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि प्रधान पाठक या संस्था प्रमुख को भी 1 से 2 विषय का अध्यापन कराना है। तो मूलतः ये प्रशासनिक पद, साथ में इन्हें आवश्यकता अनुसार एकाध कालखंड का अध्यापन कराने के लिए आदेश दिया गया था। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो अब ये स्कूल शिक्षा विभाग जो लिखा है अपने आदेश में, युक्तिकरण के आदेश में, कि शिक्षक, प्रधान पाठक प्लस शिक्षक 60 के नीचे, तो माना जा रहा है कि विभाग कह रहा है कि जो प्रधान पाठक है वो अब शिक्षक हो जा रहा है। जी, शासन का यही कहना है कि शिक्षक के तौर पर ही प्रधान पाठक भी काम करेंगे। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर प्रधान पाठक शिक्षक के तौर पर काम करेंगे तो संस्था में और भी जो बाकी सारे काम होते हैं विभागीय, बहुत सारे ऑनलाइन जानकारियाँ भरनी रहती हैं, हफ्ते में हर 1-2 बार मीटिंग होती है, बैठक होती है, वो सारे काम फिर कौन करेगा? सर, अब आप लोग आंदोलन का आगाज़ कर दिए हैं। आज प्रदेश के पूरे लगभग सभी जिला मुख्यालयों में ज्ञापन आज दे रहे हैं। अगला चरण क्या है? मैं आपके सीजीवाल के माध्यम से बताना चाहूँगा, पूरे प्रदेश स्तर तक की बात पहुँची कि जो युक्तिकरण हो रहा है 2 चरणों में, पहले शालाओं का युक्तिकरण, फिर शिक्षकों का अतिशेष समायोजन, ये दोनों न छात्र हित में है,
न शिक्षा हित में है, न समाज हित में है, न शिक्षक हित में है। जो आपने प्रश्न किया कि अगला चरण क्या होगा, आज हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा सचिव जी, DPI मैम, सभी को हम ये बात संज्ञान में लाना चाहते हैं कि इस अतिशेष समायोजन के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ का शिक्षा का ढांचा चरमरा जाएगा। अगला चरण होगा हमारा कि सभी माननीय जो जनप्रतिनिधित्व है इस प्रदेश का, मंत्री हैं, विधायक हैं, उन सब के संज्ञान में हम लोग बात लाएंगे कि आपके जो नए प्रारूप हैं 1+1 के और 1+3 के, इससे पूरे शिक्षा स्तर का ढांचा चरमरा जाएगा। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि हमारे नीति नियंताओं ने जो ये ढांचा लाया है, स्वरूप लाया है, 2000 सेटअप को जो बदला है, इससे प्रधान पाठक का पद ही समाप्त कर दे रहे हैं। आपको जानकर यह हैरानी होगी, खत्म कर दे रहे हैं जी, खत्म कर रहे हैं। जो प्रधान पाठक, जो शालाओं का युक्तियुक्तकरण हो रहा है, एक प्राथमिक में दूसरा प्राथमिक जो मर्ज होगा, या एक माध्यमिक में एक प्राथमिक जो मर्ज होगा उसी कैंपस में, तो वहाँ का प्रधान पाठक नियंत्रण में हो जाएगा बड़े प्रधान पाठक के। इससे आप समझिए कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, जो पुराने 2000 के सेटअप से पदोन्नतियाँ और नियुक्तियाँ हुई हैं, वो बच्चे भविष्य में, वो शिक्षक शिक्षिकाएं भविष्य में पदोन्नतियाँ नहीं होंगी उनकी। जब प्रधान पाठक का ही पद नहीं रहेगा तो पदोन्नतियाँ कहाँ से होंगी? सवाल है सर जी सर। अब नीति नियम सबके सामने हैं जी, इन नीति नियमों में नियोक्ता के अधिकार क्षेत्र कहाँ पर हैं? जैसे सहायक शिक्षक का नियोक्ता जिला शिक्षा अधिकारी हो गया, और शिक्षक का हो गया संयुक्त संचालक और इस व्याख्याता का संचालय। अभी जो प्रक्रिया चल रही है ये सब जिले के स्तर पर हो रही है जी। शिक्षक संघ इस पूरी प्रक्रिया को नियोक्ता के जो बाहर क्षेत्र में सब अधिकार क्षेत्र में जा रहा है। आज भी माना जा रहा है कि ये शिक्षक जो हैं, शायद 2014 में ऐसी नीति बनी थी जब शिक्षाकर्मी थे आप, आज भी वैसी प्रक्रिया चल रही है। तो नियोक्ता के अधिकार क्षेत्र को हनन कहाँ तक आप लोग देख रहे हैं और कितना सही मान रहे हैं आप लोग? ये आपके सीजीवाल से स्पष्ट कर दूं कि नियोक्ता के अधिकार क्षेत्र और जो स्पष्टता होनी चाहिए, वो पूरी की पूरी स्पष्टता गौण है। और हम खुद दिग्भ्रमित हैं। जो अभी अतिशेष समायोजन का यह स्वरूप है, इसमें खुद जो नीति नियंता हैं ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस दिशा में। पहले जो कमेटियां हैं, इनके माध्यम से जो अतिशेष शिक्षक होंगे, काउंसलिंग के माध्यम से उनका अतिशेष समायोजन होगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब सभी स्कूलों से एक एक शिक्षक, दो दो शिक्षक अतिशेष हो रहे हैं, तो समायोजित कहाँ करेंगे? और समायोजन के पश्चात जो शेष बचेंगे शिक्षक, उनका समायोजन जो किया जाना है वो हस्तांतरित कर दिए जाएंगे जेडी को। समायोजन के पश्चात काउंसलिंग के माध्यम से होंगे। नियोक्ता के अधिकार क्षेत्र में इनको स्पष्ट करना होगा। हमारी मांग है कि आप दावा आपत्ति के चरणों में क्या स्पष्टता ला रहे हैं वो स्पष्ट करना होगा। और हमारी ये मांग है कि इस तरह के जब नियम बनाए जाते हैं तो संघ संगठनों को विश्वास में लिया जाए, इनके साथ बैठ के इस पे चर्चा की जाए, और जो नियम बनाए जाते हैं उन पे चर्चा परिचर्चा किया जाए। सभी बड़े संगठनों को एक टेबल पे बुलाया जाए और चर्चा करके फिर एक साफ और सुथरा नियम और आदेश निकाला जाए। सभी बिंदुओं पे हमारी संगठनों की नाराजगी है। पूरा प्रदेश का शिक्षक संघ आंदोलन में है और आने वाले समय में हम और जोरदार तरीके से आंदोलन में जाएंगे। सर मेरा एक और सवाल है सर, अभी जो पदोन्नतियाँ हो रही है, जैसे आज भी यहाँ पदोन्नति हुई है, ये पदोन्नतियाँ पहले क्यों नहीं करवा पाए आप लोग? देखिए, संगठन की यह लगातार मांग रही है कि पदोन्नति पहले किए जाएं, उसके पश्चात ही अतिशेष का समायोजन हो। अब यदि अभी हुआ है कि प्रधान पाठक प्राथमिक शाला में पदोन्नति हो गई है जी, व्याख्याता से प्राचार्य पर पदोन्नति नहीं हो पाई है, यूडीटी से उच्च वर्ग शिक्षक जो हमारे हैं उनकी व्याख्याता में पदोन्नति नहीं हो पाई है। तो होना ये चाहिए कि ऊपर से सबसे पहले प्राचार्य पर पदोन्नत करें, व्याख्याता पे करें, फिर मिडिल स्कूल प्रधान पाठक पे करें, तो पद खाली होते चले जाएंगे तो बड़ी संख्या हमारी पदोन्नति को प्राप्त कर पाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ दिखावा चल रहा है और इस पर संजीदगी नहीं है। तो हम संगठन की ओर से मांग करते हैं कि सबसे पहले पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करें, प्राचार्य पर पदोन्नति करें व्याख्याताओं का, और व्याख्याता के पद पर पदोन्नति हो, उसके पश्चात नीचे के जो पद हैं वो अधिक हो पाएंगे और अधिक हमारे साथियों को लाभ मिल पाएगा। सर मेरा एक सवाल और आपसे है जी, ये जो युक्तियुक्तिकरण की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में कहीं न कहीं सहायक शिक्षकों को वेतन विसंगति की मांग, प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना, पेंशन में जो विसंगतियां चले आ रही है, जैसे आपको 2012 से NPS कट रहा है और अभी तक यहाँ पर आप लोग आए हैं, 2018 से आप पे गिना जा रहा है, वो कहीं दब तो नहीं जा रहा है? या कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप लोग के लिए शतरंज बिछा दी गई है कि ये लोग
इस शतरंज में घिर जाएं और एक नया आंदोलन कर दें, जो अभी आप लोग दिख रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है और मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा सीजीवाल के माध्यम से। मैं आपको अवगत कराऊं कि हम जो संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आंदोलनरत हैं, हमारी मुख्य मांग आप जब पढ़ेंगे हमारे मांगों की उसमें तो आप पाएंगे कि हमारे शासन से एक सूत्रीय मांग है सभी बिंदुओं पे कि हमको हमारे सेवा तिथि से सेवा गणना करते हुए पेंशन की जो पात्रता है हमारी उसका लाभ हमको दिया जाए। और दूसरी बात जो हमारे सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति का मुद्दा है, ये हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है कि इस वेतन विसंगति को आप सेवा गणना कीजिए, वेतन विसंगति को हमारा दूर कीजिए। ये शाश्वत समस्या है इस प्रदेश में हमारा, उसको दूर कीजिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आप एक और बिंदु में आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि अभी ऑनलाइन अवकाश की जो प्रक्रिया, विसंगतिपूर्ण प्रक्रिया जो शासन के आदेश निर्देश के तहत आए हैं, उसमें आकस्मिक अवकाश और ऐच्छिक अवकाश का जो अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय जो लिया गया है उसमें पारदर्शिता लाया जाए और इसको ऑफलाइन मोड पे भी स्वीकार किया जाए। ऑनलाइन मोड पे अचानक से मुझे कुछ अभी हो जाता है तो अगर मुझे आकस्मिक अवकाश लेना है, मैं कैसे लूँगा और कैसे मुझे स्वीकृत होगा, इस तरह से मुझे अनुपस्थित कर दिया जाएगा। तो आप लाइन मोड में भी हो तो मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा और अब संदेश पहुँचाना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये जो दो हैं सेवा गणना प्रथम तिथि से वहाँ से गणना करते हुए हमको सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ और हमारे सहायक शिक्षक साथियों को जो उन्होंने भागीरथी प्रयास किया है अपने वेतन विसंगति के लिए, उनकी वेतन विसंगति दूर की जाए। जैसा कि आपको मालूम है, स्कूल शिक्षा विभाग अपनी योजनाएं तो बहुत अच्छी बनाता है, लेकिन इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए जमीनी स्तर के अधिकारियों की सलाह पर कभी काम नहीं करता। योजनाएं जब बनती है तो प्रेजेंटेशन होता है, जमीनी स्तर के ब्लॉक से लेके जिले से लेके संभाग तक के अधिकारी आते हैं, लेकिन जो वो जमीन से जुड़े हुए अधिकारी रहते हैं लेकिन विरोध नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्यों है? जैसे अभी शिक्षक बता रहे थे कि ऑनलाइन अवकाश को लेकर भी है, आकस्मिक अवकाश को लेकर भी है। एक सामान्य चीज़ है कि आदमी नेटवर्क खोजेगा आकस्मिक अवकाश के लिए या फिर आवेदन करेगा। तो योजनाएं तो बन गई है लेकिन योजनाओं में कई खामियां हैं। विभाग अभी तक तय नहीं कर पाया है कि नियोक्ता कौन है, काम कौन करेगा, और ऐसे में ये मामला कोर्ट जाना तय है। वैसे भी शासन ने इसको लेकर पहले से कैविएट दायर कर चुका है, लेकिन शिक्षक कह रहे तुम डाल तो हम पात। ये भी अभी वकीलों से संपर्क करके चल रहे और माना जाए कि ये योजना जो सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है युक्तिकरण स्कूलों का और अतिशय शिक्षकों का समायोजन, ये कोर्ट कचहरी से होकर जाएगा, ऐसा आज यहाँ पर चर्चाओं में लग रहा है। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।